और आज के एजेंडा पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। सुशील आसोपा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ के, और उपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं बेरोजगार महासंघ के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मोरल पर क्या असर पड़ता है कर्मचारियों के? देखिए, कर्मचारी जो संविदा पे लगे हैं वो करीब 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि जो 94 से जनता जल योजना में लगे हुए हैं, पैरा टीचर पुराने कब से लगे हुए हैं, उसके बाद में होमगार्ड के लोग कभी से लगे हुए, प्रेरकों को हटा दिया 1 साल से, वो भी कई दिन से मांग करते आए। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं कि एक तरफ बेरोजगारों को 3500 रुपये दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि बेरोजगार को जो वादा किया वो पूरा किया। पर जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमें कभी न कभी सरकार का हिस्सा बनने को मौका और उनके साथ आज जो न्यूनतम वेजेस तक श्रम कानूनों का जो मजदूरी तय की गई है वो तक नहीं मिल रहा, तो मैं राजस्थान की सरकार से यही मांग करता हूं कि ये भेदभाव नहीं करें और श्रम कानून के तहत जो मजदूरी देनी चाहिए, जो लोगों को स्थायी करने की बात इन्होंने अभी घोषणा पत्र में किया है, तो स्थायी करने के लिए इनको योजना बनानी चाहिए। पिछली सरकार ने भी कमेटियां बनाई थी, इसने भी कमेटी बना दी। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए ये संविदा कर्मचारियों को। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि संविदा में किस किस लोगों को मानते हैं, कौन से कैडर को संविदा पे मानते हैं। जैसे आज आंगनबाड़ी के हैं, उनको संविदा पे मानते हैं कि नहीं मानते। ठेके पे लगे हुए जैसे स्वास्थ्य विभागों में आ रही है कि पीएचई सीएचई और बड़े एसएमएस के कर्मचारी एसएमएस तक में ठेके पे लगे हुए, जिनको संविदा पे कहते हैं, उनको आज तक कुछ नहीं किया। और प्रेरक है उनको संविदा पे मानते हैं, जनता जल को संविदा पे मानते हैं, होमगार्ड को संविदा पे मानते हैं। तो इन लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से इनको स्थायी करने की व्यवस्था करनी। ठीक है गजेंद्र जी, आ गई आपकी बात। उपेन्द्र, मैं देखिए सियासी समझ तो युवाओं में वैसे भी आजकल अच्छी खासी डेवलप हो गई है, इस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी भी कोई बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर सड़कों पर नहीं उतरा, जिसका मतलब यह है कि बेरोजगारी भत्ता एक पॉपुलिस्ट कदम था, और जैसा कि पॉपुलिस्ट कदम के साथ होता है उसके पीछे सोचा समझा कम जाता है। कम से कम ये तो आप स्वीकार करेंगे? हाँ देखो, वर्तमान में मैं पहले भी बताया था कि बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने दिया है उसके लिए पहले हमारी इतनी मांग भी नहीं थी। हालांकि दिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काफी लोग जो पढ़ने में होशियार होते हैं, पढ़ाई खर्चा कोचिंग खर्चा, उनको बहुत सामर्थ्य मिलेगा, वो अपनी एबिलिटी को बाहर ला पाएंगे और अपना भविष्य बना पाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार में एक विद्यालय सहायक 33,000 पदों पर निकाली गई, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यदि वो 33,000 की विद्यालय सहायक भर्ती को आप पूरी करते हो तो जो विद्यार्थी मित्र है, पंचायत सहायक है, मदरसा पैरा टीचर है, कई लोगों ने आवेदन किए थे और करोड़ रुपए उनके आय आई थी, तो वो संविदा कर्मी उस भर्ती में स्थायी हो सकते हैं। वो अब सरकार को पहल करनी पड़ी। पिछली सरकार ने 5 साल निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट से वो भर्ती नहीं निकली, आज भी लंबित है। तो वर्तमान सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराकर उस भर्ती को निकालना होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार ने शिक्षा सहायक के नाम से निकाला, उसको बीजेपी ने विद्यालय सहायक कर दिया। तो अब इनको उस भर्ती को निस्तारण करवा के सुप्रीम कोर्ट से, तो 33,000 जो संविदा कर्मी है वो उसमें स्थायी हो सकता है, उनका भविष्य बन सकता है। वही बात इन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता की, तो बेरोजगारों के लिए भी अच्छा कदम है सरकार का। ठीक उपेन्द्र। जितेंद्र जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा, इसमें जस्टिस कहां है, इसमें न्याय कहां नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बात आपने कही कि बेरोजगारी भत्ता एक राहत का कदम हो सकता है या पॉपुलरिटी का कदम हो सकता है, पर इससे बेरोजगारों की समस्या का समाधान नहीं होता है। हाँ। बेरोजगारी की समस्या का समाधान रोजगार से ही होता है। ठीक। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार के वादे किए और वादे सरकार आने के बाद में उनको ये कहा था हम इसको सरकारी
दस्तावेज के रूप में हम उसको मान्यता देते हैं, परंतु 2 महीने का अगर हम इसका वो देखें कार्यकाल 2-3 महीने का, हाँ। तो हमको मालूम चलेगा कि आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप बेरोजगारों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप संविदा कर्मियों के साथ धोखा कर रहे हैं। जितेंद्र जी, तो इस प्रकार से धोखा दे करके जितेंद्र जी, अब मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। किसानों को बात सिर्फ इन 2-3 महीने की नहीं है। देखिए, बात सिर्फ इन 2-3 महीने की नहीं है, कुछ चीजों के पीछे बहुत लंबा संघर्ष है जितेंद्र जी। मैं ये आपसे दरअसल जो पूछ रहा हूं ना, सुनिए तो सही, बिल्कुल सही, सुनिए तो सही जितेंद्र जी, मेरे सवाल का मकसद समझ लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो संविदा कर्मी हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही, इसमें न्याय कहां है? अगर न्याय है तो फिर तो आपके शासनकाल में भी था, लेकिन अगर अन्याय है तो फिर वो अन्याय तो आपके भी शासनकाल में था ना सर। देखिए, मैं आपको अब आप जब इस प्रकार की बात कह रहे हैं, बिल्कुल गैर राजनीतिक बातचीत है ये, और मैं इस बात को भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ करके एक बात कहना चाह रहा हूं जी। मैं इसमें स्पष्ट रूप से ये कहना चाह रहा हूं एज ए भाजपा के प्रवक्ता के नाते कि इन जो बेरोजगारी भत्ता, चाहे आप उसको 5,000 कर दो, चाहे 3,000 कर दो, चाहे 2,000 कर दो, इससे बेरोजगारों की समस्या का समाधान नहीं होता है। उस सरकार को जो इस प्रकार का ये लेके आती है राहत का काम या पॉपुलरिटी का काम लेके आए, उनको साथ के अंदर जब तक रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्य करने नहीं कर सकेंगे, तो आज इतने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया और वो लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। 55 साल इस देश में शासन करने के बाद में मेरा सवाल ये है ही नहीं जितेंद्र जी कि बेरोजगारी भत्ता न्याय है कि नहीं। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं। मेरा सवाल तो उस न्याय को लेकर है जो संविदा कर्मियों के साथ हुआ या नहीं। मैं जानना चाहता हूं संविदा कर्मियों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं। चलिए जितेंद्र जी, आपको मौका दिया था मैंने 2 बार सवाल पूछकर, अब मुझे सुशील आसोपा जी को भी डिबेट में लाने दीजिए। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है, आपको लगता है इसमें कहीं पर एक जस्टिस नजर आ रहा है, कहीं पर न्याय नजर आ रहा है कि बेरोजगारी जो भत्ता है उससे कम जो रोजगार पर लगे हैं कुछ धड़े उनको मिल रहा है, या फिर संविदा कर्मियों का ही मसला मैं ले लूं तो संविदा कर्मियों को न्यूनतम भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें कहीं आपको न्याय नजर आता है? देखिए स्वप्निल जी, दोनों बातें अलग अलग है। बेरोजगारी भत्ता केवल 2 साल के लिए है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में है कि अपने फॉर्म भरे, अपना आवागमन के लिए करे, ठीक है, और उसके बाद 2 साल में अपने आप को स्टैंड करे, नहीं तो फिर वो अपना मार्केट में आए और अपनी आप योग्यता के आधार पे अपना रोजगार प्राप्त करे, जो भी अवसर उपलब्ध है। और जो ये आपके संविदा कर्मियों को जो मिल रहा है या शिक्षा मित्रों को मिल रहा है, विद्यार्थी मित्रों को, जो आपने पूरा टीवी में दिखाया है सबको, कुछ पार्ट टाइम है, कुछ फुल टाइम है, किसी के 4 घंटे हैं, किसी के 8 घंटे हैं, तो वो नियमित एक पूरा रोजगार है, वो कम और क्वालिटी और उनका अमाउंट का एक सिलसिला है। उसमें मैं बड़ी स्पष्ट है, चूंकि हम सरकार में हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह भी रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, इसलिए एक लाइन मुझे भाजपा के लिए कहने दीजिए कि इन्होंने अपने 13 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम नियमित करेंगे और कमेटी बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने कमेटी बनाई नहीं। अभी गोवर्धन सिंह जी कह रहे, राठौड़ साहब कह रहे थे कमेटी बनाई तो कटारिया जी की एक भी मीटिंग हुई नहीं, ठीक है। हमने कहा नियमित करेंगे, हमने शपथ ली 17 दिसंबर को, 8 जनवरी को पहली मीटिंग हुई, आ रहा हूं आपके पास, कल्ला जी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई, ठीक है। 8 जनवरी को पहली 1 मिनट 8 जनवरी को पहली मीटिंग हो गई, कैबिनेट के अन्य मंत्री उसमें थे, चीफ सेक्रेटरी, तमाम डीओपी के अधिकारी थे, उसमें एक एजेंडा तय हो गया। कल्ला साहब ने निर्देश दे दिया सुशील जी की कोर्ट के फैसले आसोपा जी, एक तो वो डिटेल आसोपा जी, दूसरे अन्य विभागों में कौन संविदा विडंबना है। आसोपा जी देखिए, विडंबना है, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ये अपने आप में एक विडंबना है कि मैं फिर भी नहीं समझ पाया, या मुझे फिर भी आपसे इस बात का जवाब नहीं मिला कि अब तक अन्याय हुआ या नहीं। क्या ये न्याय संगत है जो अब तक के हालात हैं? देखिए, आप इसका सीधा जवाब दे सकते हैं क्या? मैं ये समझता हूं कि तात्कालिक परिस्थितियों में समय समय पर जिस प्रकार से देश और प्रदेश में सेक्टर्स में जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक सही तंत्र की बजाय एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में इस कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को विकसित किया गया। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था में कालांतर में अब ये समझ में आ रहा है कि इनसे फुल टाइम जिनसे काम ले रहे हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी बातें गई है, और जिनसे पार्ट टाइम काम ले रहे हैं उनकी शायद अलग नीति होनी चाहिए। उस पे सरकार, कांग्रेस की सरकार, ठीक है, अब इस पे काउंटर गजेंद्र जी करेंगे, इस पे काउंटर सुशील जी, गजेंद्र जी करेंगे। गजेंद्र सिंह राठौड़ जी,
अव्वल बात तो ये कि जब आप किसी को लाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर तो उसको पल पल ये एहसास करवा दिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लेकिन काम ऐसा लिया जाता है जो 2 फुल टाइमर मिलके करते हैं। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। और दूसरी बात यह कि आपके जो एकदम सही कह रहे हैं जी गजेंद्र जी, अगर आप काउंटर करना चाहें तो। जी मैं आपको बता दूं, कॉन्टैक्ट पे लेते जरूर है, पर आज आपने देखा कल ही समझौता हुआ था 108 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों का। वो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं ना, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, 7,000 रुपये उनको मिलता है। और उसके बाद में वो परेशान होके ये सारा कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि कंपनियां सुनती नहीं है, प्राइवेट ठेकेदार सुनता नहीं है, इसलिए सरकार से वो मांग करते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे थे संविदा और कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित हो गई और उसकी कमेटी की मीटिंग भी हो गई। हम संविदा कर्मचारियों को क्या पता कमेटी गठित हुई या उनसे बातचीत तो आज तक की नहीं। अभी तक इन्होंने सरकार आपस में बैठ के क्या क्या लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए इन्होंने कमेटी तो गठित कर ली, उसमें मीटिंग भी कर ली, पर अभी तक इसके बारे में अभी तक एक व्यू है ना कर्मचारियों का। आसोबा जी देखिए, एक व्यू है ना, और मैं आपको आसोबा जी एक व्यू है, एक व्यू है ना। मैं आपको 100% अच्छा 2 मिनट रुकिए सुशील आसोबा जी, बात है कि एक व्यू है। 2 मिनट सुशील आसोबा जी, मेरी बात सुनिए। जितेंद्र जी, मैं भी कहना चाहता हूँ, एक व्यू है। नहीं, संविदा गजेंद्र जी जो कह रहे हैं वो भी एक व्यू है। मैं इनसे एक ही चीज पूछना गजेंद्र जी बोले, संविदा कर्मचारी कौन कौन है? हम लोग है ना हर जगह हर विभाग में जा जाके उनको डेफिनेशन करेक्ट, संविदा पे जो डेफिनेशन बनी उन्होंने मिनट्स मांगे। ठीक है गजेंद्र जी, अब मैं रोक रहा हूं आपको। डेफिनेशन पर मैं निश्चित तौर पर इनसे सवाल पूछूंगा, उससे पहले उपेन एक बार फिर मैं आपके पास। गजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए, अब उपेन एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या किसी भी स्तर पर आप ये पसंद करेंगे कि मान लीजिए आपको रोजगार भी मिल जाए और आपको ये बताया ही नहीं जाए कि हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है या हम आपको क्या समझते हैं? क्या ये एक्सेप्ट होगा? देखो ये नहीं होगा। आप सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए विद्यार्थी मित्रों का। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा पत्र में डाला था कि हम आपकी स्थायी करेंगे, सभी संविदा कर्मियों के लिए डाला था। वर्तमान सरकार ने भी डाला है, लेकिन जब उनके गले की पास मिली 26 से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या की, तो बाद में एक रास्ता निकाला पंचायत सहायक, जो भी अस्थायी, वो भी 6,000 रुपए में, और विद्यालय सहायक जो स्थायी होने वाली सुप्रीम कोर्ट को भूल गए। और वर्तमान में सरकार ने भी डाला है, लेकिन सरकार को केवल घोषणा पत्र में डालकर इतनी सीधी नहीं करना होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जुमला दिया तो वर्तमान सरकार भी जुमला न दे, क्योंकि 3500 6,000 2,500 आशा सहायक नहीं हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, उनका घर चलने वाला नहीं है। वास्तव में अन्याय 5 साल भी हुआ था, और वर्तमान में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल को, आपने आवाज उठाई। 3500 2,000 उनका घर नहीं चलने वाला, आपने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की। वर्तमान सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा, कमेटी से काम नहीं चलेगा, इनके मानदेय बढ़ाना होगा। जो कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया है संविदा कर्मियों को, वो करना होगा। ठीक है, अब वापस जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बेसिकली गजेंद्र सिंह राठौड़ जी कहना चाहते हैं कि ये दरअसल संविदा कर्मी से सरकारें कहना क्या चाहती हैं, उसका डेफिनेशन क्या है बीजेपी और कांग्रेस की नजर में, क्यों ना ये स्क्रीन पर ही क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आप बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए मुझे कि संविदा कर्मी का डेफिनेशन क्या है जितेंद्र जी बीजेपी की नजर में। देखिए, बिल्कुल संविदा कर्मी जो कॉन्सेप्ट आया था वो हमारी सरकार पिछली उससे पहले से ये संविदा कर्मी चल रहे थे। बीजेपी की सरकार में इनकी जो मानदेय था न्यूनतम, उसको बढ़ाया भी था। और मैं फिर आपको एक कहना चाह रहा हूं कि संविदा कर्मियों के, केवल संविदा कर्मियों को के आधार पे कुछ नौकरियों को अस्थायी तौर पे कम वेतन पे दे देने से, अथवा उनको बेरोजगार को भत्ता देने से ये समस्या नहीं होने वाली। 16 लाख लोगों संविदा कर्मी है कौन? सरकार में लगी, केवल नौकरियां सरकारी नहीं, उनको रोजगार का सृजन, जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा तब तक इस प्रकार की समस्या निश्चित तौर के ऊपर आएगी। इसलिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आज प्रधानमंत्री योजना के तहत करीब 1 लाख 2 लाख जितेंद्र जी आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, ऋण दिए गए। दोनों बार आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। सुशील आसोपा जी, आपने भी मेरे पहले सेगमेंट में सवालों का जवाब नहीं दिया था। इस बार मैं आपसे सीधे पूछता हूं, कांग्रेस की नजर में संविदा कर्मी है कौन, उनकी डेफिनेशन क्या है? आपने एक कमेटी बनाई, लेकिन आपको यह स्पष्ट है संविदा कर्मी है कौन? देखिए, हाँ सर, उस कमेटी के अंदर जो डायरेक्शंस जारी हुए मैं वो आपके सामने रिट्रेट कर रहा हूं।
उससे नहीं सर, डायरेक्शन नहीं, पहले मुझे बताइए संविदा कर्मी आप किसे मान रहे हैं? ये कहा है, सुनिए सर, हाँ बात तो मैं बताता, अगर आप केवल डेफिनेशन ही जानना चाह रहे हैं तो ये बता रहा हूं आपको कि जो सरकारी कर्मचारी पे स्केल पर अपॉइंटेड नहीं है और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको डायरेक्ट, उसमें दो तरह की कैटेगरी है। ठीक है, तो सरकार ने डायरेक्ट उनको मौका दे रखा है, जैसे पंचायत सहायक हैं, विद्यार्थी मित्र हैं और जनता दल कर्मी है पंचायत के माध्यम से, और एक हैं जो कि प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मसलन एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, तो आपकी कमेटी की जो आप बात कर रहे थे वो इन दोनों को कवर कर रही है क्या? और उसमें आपकी कमेटी इन दोनों को कवर कर रही है? आप मेरे से डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो मुझे 1 मिनट दीजिए। नहीं सर, आपकी डेफिनेशन सही दिशा में जा रही थी, इसलिए अब मैं पूछ रहा हूं, आपने जो कमेटी बनाई है क्या वो इन दोनों धड़ों को कवर कर रही है? करेगी, लेकिन उसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको। मान लीजिए एक बहुत बड़ी योजना है 2 जिलों में कि 800 गांवों में पानी पहुंचाने की, कंपनी को ठेका दिया सरकार ने कि आप इस योजना को बनाओगे और 10 साल चलाओगे। अब वो 10 साल चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर जिन लोगों को एंगेज करता है वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ठेके। लेकिन सर सरकार पल्ला कैसे झाड़ सकती है? और वो जो आप फिर मॉनिटर कर ले। गजेंद्र जी, स्वप्निल जी बात तो सुनिए। सुशील जी, मैं थोड़ा सा और आप जो कह रहे हैं उसी बात में जोड़ना चाहता हूं सर, जहां पर डाउट होगा मैं क्लियर तो करूंगा ना सर। गजेंद्र जी, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कैसे एक वक्त पर आकर कह सकती है कि वहां से हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्टीमेट जिम्मेदारी तो सरकार की ही होगी। जितनी भी मेरी समझ है या जितना भी वक्त मैंने पत्रकारिता में गुजारा है उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं, नहीं तो फिर आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें। कोई भी आदमी संविदा पे लगता है या ठेके पे लगता है, निविदा पे लगता है, तो वो ये सोच के लगता है कि मैं एक न एक दिन सरकारी कर्मचारी बनूंगा। ठीक है, और यही सरकार की भी जिम्मेदारी है, नहीं तो सरकार करती क्यों है। दूसरा यह है कि ऐसे, अब मैं आपको बता दूं एक छोटा सा उदाहरण, एसएमएस में करीब पिछले 10-15 साल से सिर्फ संविदा कर्मचारियों के नाम निविदा, वैसे टेंडर होता है पर वो है संविदा के कर्मचारी, उनकी वजह से पूरा एसएमएस की व्यवस्था चलती है। करीबन 2 से 2,500 कर्मचारी है और उन लोगों को ये क्या मानते हैं, संविदा मानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अंत में, मैं आप लोगों को कम समय दे पाया, इसके लिए मैं माफी जरूर चाहता हूं यहां पर, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं सर, इसका सॉल्यूशन बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ही निकाल सकती है। एक जिम्मेदार सरकार और एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर ही इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। अगर इन 5 सालों में निकलना है तो उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ एजेंडा में शामिल होने के लिए।